सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा जा रहा है कि कर्क लग्न के प्रमुख सूत्र। हम लोगों ने कल की कक्षा में भी एक दो सूत्रों की चर्चा हम लोगों ने किया था। शायद हो सकता है कि कल के सूत्रों की आज की कक्षा में पुनरावृत्ति भी हो जाए। तो कर्क लग्न की कुंडली में वैसे बुध देव लग्नेश के शत्रु होते हैं। बुध देव लग्नेश के शत्रु होते हैं, लग्नेश को शत्रु मानते हैं। परंतु चंद्रमा एवं बुध की युति इस कुंडली में, हालांकि चंद्रमा यहाँ पे तृतीय भाव के तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी के जिस भाव के स्वामी के साथ में योग बन जाता है, संबंध बन जाता है, उस भाव में खल योग नामक का योग का निर्माण होता है। परंतु कर्क लग्न में यह योग प्रभावी यदि लग्नेश के साथ होता है तो यह योग प्रभावी नहीं होता। कर्क लग्न में यह योग प्रभावी नहीं होता। कारण कि चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है और बुध भावनाओं में बहने वाले ग्रह है। बुध भावनाओं में बहने वाले ग्रह, क्योंकि बचपना है ना, तो बचपना में आदमी भावनाओं में बह जाता है कि नहीं बह जाता है? जी जी गुरु जी। दूसरे कोई भी ग्रह भावना प्रधान नहीं है, चंद्रमा भावना प्रधान ग्रह है, इसलिए यहाँ पर उतना ये नहीं। हाँ, बुध एवं शुक्र की युति यहाँ पर तृतीय एवं बुधदेव जो है तीसरे भाव के स्वामी है, शुक्रदेव चौथे भाव के स्वामी है। इस लग्न कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में बुध का अगर शुक्र के साथ युति होता है, यह भी उतना नुकसानदायक नहीं होता चौथे भाव के लिए। और बुध की जो तीसरे भाव में जो राशि है, अगर हम एकादशेष भी माने तो यह नवम पंचम का संबंध बनता है। बुधदेव यहाँ पर यदि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो चौथे भाव में उनका दिग्बल प्राप्त होता है। और सबसे अधिक बुध एवं शुक्र की मित्रता सबसे ज्यादा है। सब ग्रहों में मित्रता तो है, लेकिन बुध शुक्र की मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक है। क्योंकि शुक्र आराम तलबी ग्रह है और बचपना में सब कोई थोड़ा आराम, खेल इत्यादि मनोरंजन पसंद करता है, इसलिए था। और यह सभी मन की गंभीरता से होता है। इसलिए चौथे भाव के स्वामी से यदि बुध का संबंध होता है तो चौथे भाव के स्वामी का उतना खल योग का भी निर्माण नहीं होता। अगर बुध शुक्र की युति 12वें भाव में हो जाती है तो बहुत ही अच्छा, यह एक प्रकार का राजयोग हो जाता है, एक प्रकार का राजयोग प्रदाता हो जाता है। शुक्र वैसे 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि से पंचम भी हो गए, एक अपनी राशि से दूसरे में भी हो गए। तो कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से नवम में भाव में हो, यहाँ पे नवम भाव है, पंचम नहीं है, नवम है। शुक्रदेव जहाँ बैठ गए वहां से इनकी राशि पंचम हो गई, नवम पंचम का संबंध बना। तो कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से अगर 5वें भाव में हो या नवम भाव में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि के लिए अच्छा फल करता ही करता है। साथ में 12वें भाव में शुक्रदेव वैसे भी राजयोग प्रदान करते हैं। बुध की यदि यहाँ पर युति हो जाती है तो और उत्तम बात है, क्योंकि ये भावेश होकर के हैं, भाव के स्वामी ही हैं। और अपने मूल त्रिकोण राशि से 10वें भाव में है। अगर तीसरे भाव को अशुभ भाव माना जाए तो अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में,
इसलिए बुध शुक्र की युति 12वें भाव में यह हर प्रकार का लाभ देता है। शुक्र की दशा में विशेष रूप से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। एक बात देखने को मिलता है, वह क्या? तो जब कर्क लग्न के जातक की कुंडली हो या जातिका की कुंडली हो, कर्क लग्न की हो, और सिंह लग्न के कुंडली जातक या जातिका का हो, यानी कि दोनों में से किसी एक का कर्क लग्न हो, दूसरे का सिंह लग्न हो, तो दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ने की संभावनाएं लगती है, बढ़ भी जाता है। क्योंकि एक लग्न जल तत्व का हो गया, दूसरा लग्न अग्नि तत्व का हो गया। और भी लग्न है, जैसे कि मीन लग्न है, मेष लग्न है, यह भी जल तत्व अग्नि तत्व है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ दूसरा ही है। एक जो कर्क लग्न वाले होते हैं वह भावना प्रधान होते हैं, और सिंह लग्न वालों में भावना नाम की चीज नहीं होती। क्या सिंह लग्न में भावना वाली बातें की जा सकती है? नहीं। नहीं गुरु तो दोनों का सामंजस्य ही नहीं बैठ पाता। एक चंद्रमा जल तत्व और या सूर्यदेव, यहाँ पे तो अगर मीन लग्न हो गया तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, मंगल हो गए, यह ज्ञानवान है, लेकिन चंद्रमा से शिक्षा नहीं देखी जाती। अगर यहाँ पर भी देखे, एक जल तत्व, एक अग्नि तत्व, तो एक देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति है वहां पे तो अनिष्टता की बात ही नहीं की जा सकती ना। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में, सूर्य जहाँ उजाले का प्रतीक है, तो चंद्रमा सूर्य के सानिध्यता में जाने पर चंद्रमा अस्त भी हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। इस वजह से वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ने की संभावनाएं हो जाता है। यहाँ नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, परंतु अपनी दशाओं में यह कोई फल नहीं देते। यह केवल संभावनाओं को जन्म देते हैं, अच्छी अच्छी संभावनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन उसका फल नहीं दे पाते। गलत फहमियों के कारण वह संभावनाएं सभी धूमिल हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? भाग्य भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, लेकिन इनकी दशाओं में कोई अच्छा धन लाभ नहीं हो पाता। संभावनाएं दिखती है, लेकिन आपसी सामंजस्य की कमी, गलत फहमी हो जाने के कारण वो सभी संभावनाएं धूमिल होती चली जाती। इसका कारण हम लोगों को कारण पर चर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी करना चाहिए जी। आखिर क्यों? तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। अच्छा हाँ जी। तो छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का ही है, या तो गलत फहमियों का ही भाव है। शत्रुता तो वहीं से शुरू होती है जहां से गलत फहमी शुरू होता है। जी। शत्रुता का मुख्य जड़ क्या है? गलत फहमी। छठा भाव जी, गलत फहमी। शत्रुता का मुख्य जड़ गलत फहमी। गलत फहमी। गलत फहमी होती है। अगर
कर्क लग्न की कुंडली में यह भाग्यशाली व्यक्तियों की भी कुंडली कही जाती है। कर्क लग्न की कुंडली भाग्यशाली व्यक्ति की कुंडली होती है। वह किन किन स्थितियों में, यदि गजकेसरी योग लग्न में बनता हो, गजकेसरी योग लगन में बन रहा हो, लग्न में गजकेसरी योग हो, एक, या चंद्रमा अकेले लग्न में हो और मंगल देव 7वें भाव में हो, उच्च राशि के हो। अगर चंद्रमा अकेले लग्न में हो और मंगल देव 7वें भाव से देखते हैं, यहाँ पर लग्न पर मंगल की नीच की दृष्टि पड़ी, शारीरिक दृष्टिकोण से, बीमारियों के दृष्टिकोण से कुछ ठीक नहीं, हल्का फुल्का समस्या आ सकता है, परंतु समृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो गया। एक तो चंद्र मंगल योग बना, मंगल की नीच की दृष्टि पड़ी लग्न पे, चंद्रमा वहीं पे है, नीच भंग हो गया लग्न का, राजयोग हो गया। ये तो बहुत अच्छा राजयोग, तो इसे भाग्यशाली ही कह सकते हैं। साथ में अन्य भी कुछ होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न में हो और सूर्य 10वें भाव में हो, या शनि 7वें भाव में हो, कहने का मतलब यह है कि लग्नेश लग्न में हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, लग्नेश लग्न में हो और पंच महापुरुष योग में हंस योग, रुचक योग, सस योग बन रहा हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र में कोई भी एक ग्रह उच्च का हो, कर्क लग्न की कुंडली हो और लग्न केंद्र में कोई भी एक ग्रह उच्च का हो, तो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लग्न में चंद्रमा हो जाने के कारण अगर शनि ही चौथे भाव में उच्च के हैं तो उनकी दृष्टि 10वें भाव पर नीच की पड़ती है, लेकिन चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण नीच दोष उतना प्रभावी नहीं होता। यह एक नीच भंग का भी प्रतिरूप माना जाता है। अगला सूत्र जो सभी कुंडलियों पर लागू होता है, वह सूत्र क्या है? तो एक ही तो सूत्र है जिसको हम सबों को समझना चाहिए कि लग्नेश लग्न ठीक हो, मजबूत हो, ठीक हो या बलवान हो, बात दोनों सब देखी है ना। जी एवं योग कारक ग्रह अच्छी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण होता है। यह सभी लग्नों के कुंडली पर लागू होगा कि केवल कर्क लग्न की कुंडली पर? कर्क लगन में, अन्य लग्न में लग्न सारे पे होना नहीं, सारे पे होना चाहिए क्योंकि सबका अपना, जी सारे पे होगा। हमने तो ये नहीं कहा है ना कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा हो और मंगल अच्छे भाव में बलवान होकर के बैठा हो तो मंगल राजयोग देता है, हमने ये तो नहीं कहा। हमने इसी सूत्र को ऐसे ढंग से कहा कि जो सभी लग्नों के लिए प्रभावी
होगा। होगा। अपनी दशाओं में अच्छे फल मिलना सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित से है। कर्क लग्न की कुंडली हो, शनि उपचय भाव में या सातवें भाव में हो, तो यह आयु को भी लंबा करते हैं, साथ में हमारे कार्य क्षेत्रों में सुगमता प्रदान करते हैं। शनि अगर यहाँ पर हो, छठे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 11वें भाव में हो, दसम भाव के भी शनि अच्छे ही फल देते हैं, चाहे नीच के ही क्यों ना हो, या सातवें भाव में तो अपने स्वराशि के ही हैं, ठीक ही फल देते हैं। हाँ, यहाँ पर नीच के हो जाने के कारण कार्यों के क्वालिटी में अंतर हो सकता है, कार्यों के क्वालिटी में कमी आ सकती है। कमी आ जाएगी, ना क्वालिटी में परिवर्तन हो जाएगा, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वहीं पे अपने उच्च राशि के शनिदेव हो दसम भाव में या स्वराशि के हो, तो कार्य करने के ढंग दूसरे होंगे। बलवान ग्रह कार्य करता है, चाहे नीच का ही क्यों ना हो, अपने स्वभाव के अनुसार गुणों में परिवर्तन करके करता है, लेकिन काम तो करता है। 11वें भाव में ऐसी बात नहीं है कि जिसके नीचे ग्रह होते हैं उसे आय नहीं होती, उसको भी आय होता ही है, लेकिन उसे कायदे कुछ अलग हो जाते हैं। पापग्रह होते हैं तो ऐसी बात नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस भाव में नैसर्गिक पापग्रह हो भाव के फल खराब कर देते हैं। तो 11वें भाव में पापग्रह है तो आय समाप्त हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, आय भी होती है, कायदे बदल जाते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, पापग्रह नुकसान करते हैं, अगर यहीं नीच के हो गए, यहीं पे शनिदेव होंगे नीच के होंगे दसम भाव में, यह क्या दे सकते हैं, तो पिता से अनबन दे सकते हैं, पिता की बातों को नहीं मानना, पिता जो सुझाव देगा उस पर अमल नहीं करना, ये सब ही हो सकता है क्योंकि नीच के हो गए। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां बनती है कि गोचर के कारण भी नीच भंग होता रहता है, गोचर के कारण नीच भंग होता है। नीच भंग होता रहता है। तो मान लिया जाए कि 12 डेढ़ 18 महीने हुए, कितने महीने, 18 महीना। 18 महीने में मंगल एक बार पूरी राशि पूरा परिवर्तन कर लेता है ना, पूरे राशि जी को बदल लेता है ना मंगल। 18 महीने में लगभग 45 दिन एक राशि में मंगल रहता है। जी। तो एक तो लग्न से केंद्र में जो ग्रह नीच का होता है वह नीच का फल कम देता है, एक तो इससे नीचता में परिहार कुछ तो कमी आ जाता है गुणों में। एक दूसरा, अगर मंगल यहाँ आ जाएंगे तो 45 दिन, मंगल यहाँ रहेंगे तो 45 दिन, मंगल यहाँ रहेंगे तो 45 दिन, मंगल यहाँ रहेंगे तो 45 दिन, तो 90 और 90 180 दिन हो गए नीच भंग के, यानी कि 3 दिन में एक दिन तो कितना भंग नीच भंग हो ही गया ना, आधा साल। छह महीने हो गए गुरु जी। तो 1.5 साल में 6 महीने तो नीच भंग के योग तो दिखेंगे ना, तो उस समय ज्यादा लाभ हो जाएगा। अन्य दिनों क्या होगा, केंद्र में नीच के होने के कारण उतना खराब फल नहीं होगा, हल्का फुल्का कम ही होगा। पिता से अनबन हो सकती है या हो सकती है। चलिए, हाँ, चंदन जी का एक प्रश्न था, चंदन जी का एक प्रश्न था
कि चंद्रमा दसम भाव में किस प्रकार के फल दे सकते हैं। समूह में उन्होंने लिखा था 2 प्रश्न कि कर्क लग्न के जातक के पूर्वानुमान, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कर्क लग्न के जातक पूर्वानुमान क्यों लगा लेते हैं एवं दसम भाव में कैसे फल दे सकते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा दसम भाव में अपने मित्र की राशि लग्नेश होकर के मित्र की राशि में है। रुके मिटाते हैं इसको जरा से। प्रणाम नहीं, आशीर्वाद। हम आप ही के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। जी गुरुजी, अभी आवाज आई गुरुजी, मैं अभी तुरंत ज्वाइन किया। आपके 2 प्रश्न हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा दसम भाव में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह सीखा है कि कोई भी ग्रह का फलादेश करने से पहले उसकी स्थिति को आकलन करना चाहिए, उसके स्थिति को आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न से दसम भाव में है, स्थिति ठीक है। ऐसी राशि में है जिस राशि के स्वामी चंद्रमा को मित्र मानते हैं, यानी कि मंगल की राशि में है, मंगल देव चंद्रमा को मित्र मानते हैं, स्थिति अच्छी हो गई। साथ में चंद्रमा यहाँ पर उच्चाभिलाषी भी है, चंद्रमा यहाँ पर उच्चाभिलाषी भी है गुरुजी, उच्चाभिलाषी भी है। तो सभी ग्रहों का उच्चाभिलाषी होना अच्छी बात है, परंतु चंद्रमा का उच्चाभिलाषी होना उतना खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन मन का उच्चाभिलाषी होना कई मायनों में ठीक भी है और कई मायनों में खराब भी है गुरुजी। हाँ, लेकिन अगर चंद्रमा अगर दसम भाव में है, उच्चाभिलाषी है, अच्छा है, उत्तम है, तो शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो बहुत ही उत्तम हो जाता है, बहुत ही उत्तम हो जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ता नहीं रहती, किंग कर्तव्य विमूढ़ता के भावनाओं से व्यक्ति आगे चला जाता है। दसम भाव कार्य भाव ही नहीं है, चंद्रमा केवल मन ही नहीं है, 10वां भाव दूसरे भाव का 9वां भाव भी है। तो दसम भाव में उच्च का ग्रह होना या उच्चाभिलाषी ग्रह का होना, मित्र राशि के ग्रह का होना, स्वराशि के ग्रह का होना, यह अपने स्वजनों के लिए, अपने कुटुंबी जनों के लिए उत्तम हो जाता है। हमारे बाबा कहते थे कि यदि दसम भाव में अच्छी स्थिति के ग्रह हो जाए तो ऐसे कहना कि यह कुल दीपक हो गया, खानदान को तारने वाला है, बोलो इसके जैसा पहले नहीं हुआ है। अभी वर्तमान के समय में जितने जातक है उस जातक के समान, इस जातक के समान अभी वर्तमान में जितने व्यक्ति हैं उन सबों में यह अच्छा होगा, ऐसा फलादेश करना। क्योंकि कुटुंब भाव से 9वें भाव में चंद्रमा का अच्छी स्थिति का होना या अच्छे सुभग्रह का या कोई भी ग्रह अच्छी स्थिति का होना, यह कुटुंबी जनों का भाग्य भाव हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और धन भाव भी है दूसरा, तो धन भाव का स्वामी धन भाव, दूसरा भाव धन है, तो धन भाव के भाग्य भाव में लग्नेश का बैठना, धन भाव के भाग्य भाव में लग्नेश का बैठना, यानी कि व्यक्ति के स्वयं का बैठ जाना, यानी कि अपने बैंक बैलेंस के भाग्य में अपने ही स्वयं बैठ जाना, बहुत ही अच्छा संयोग है। परंतु दसम भाव थोड़ा सुप्रभावित होना चाहिए।
तो अभी हम चंद्रमा सेवा चंद्रमा सेवा भाव तो नहीं कह सकते, लेकिन केयरिंग प्लानेट है, देख रेख करने वाला है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने समाज के बड़े बुजुर्गों को देख रेख करने वाला, उनका कदर करने वाला इत्यादि हो सकता है। 10वें भाव में अच्छी स्थिति के आग्रह होना राजनीति में भी सफलता देता है। खास करके चंद्रमा कर्क लग्न का होकर के 10वें भाव में हो तो और अच्छी बात है। 10वें लेकिन भाव में गुरु चंद्रमा के बैठने से, हाँ जी, जी वो उसका दिशा बल तो नहीं मिला ना गुरु जी। हाँ दिशा बल, दिग्बलहीन हो गया। तो आप सबों ने, ठीक है, आपका प्रश्न उचित ही है। तो ग्रहों के खडबल में दिग्बल की बात आती है ना, जी गुरु जी। ग्रहों के खडबल में, दिशा दिग्बल भी आती है। हाँ दिग्बल आता है। तो वहां पे एक बात और आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा, हम आपको स्मरण दिला दें कि जो 6 प्रकार के बल बतलाए गए हैं, उसमें यह भी बतलाया गया है कि किसी भी ग्रह को एक बल मिल जाता है तो वह दिग्बली हो जाता है। वह एक बल मिल जाए तो दिग्बल ही हो जाता है। ना बलवान हो जाता है। एक बल, सभी ग्रहों को सभी बल मिल जाए यह तो निश्चित नहीं है ना। जी सभी बल नहीं मिल सकते थे। तो यहाँ खडबल में स्थान बल भी तो बतलाया गया है ना। जी खडबल में स्थान बल के बारे में बतलाया गया कि नहीं बतलाया गया। राजस्थान में बताया गया। खडबल कितने प्रकार के होते हैं। नैसर्गिक बल, काल बल, दृक बल, स्थान बल और अभी हाँ ठीक है। काल तो बल। अभी, हाँ, तो अब यहाँ पर देखा जाए कि स्थान बल चंद्रमा को मिला या नहीं मिला। अपने मित्र राशि में है, उच्चाभिलाषी है, उच्च का हो जाए, अपने स्व राशि के हो जाए, अपने मित्र की राशि में हो जाए, तो स्थान बल तो मिला ना। मित्र की राशि में भी है उच्चाभिलाषी भी। हाँ, चौथे भाव को देख रहा है पूर्ण बल से, जो सुखों की वृद्धि करता है, जो सुखों की वृद्धि करता है। काफी वृद्धि करता है। यहाँ पे शुक्र रहस्य भी है। रहस्यों की समझ भी है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा 10वें भाव में है, कर्तव्य के भाव में है, लग्नेश होकर है। यह व्यक्ति को गूढ़ विद्या जानने के प्रति जिज्ञासु करेगा, यानी किसी विषय वस्तु को अंदर तह तक सीखने की बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्योतिषी अंदर तह तक सीखेगा या मंत्र साधना के अंदर तक जाएगा। किसी भी कार्य में जिस क्षेत्र से संबंध रखता होगा उसके अंदर तक जानने वाला होगा या जानने का प्रयास करने वाला होगा यह व्यक्ति। चंद्रमा लग्नेश होकर के यदि 10वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का भी हो जाता है, ऐसा देखने में आता है। लग्नेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो लग्नेश की दशाओं में हर प्रकार के सुखों में, यदि व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो नौकरी में पद बढ़ने की संभावना इत्यादि सब कुछ होता है। ठीक ठाक। अब इनका ही दूसरा प्रश्न है, हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्यक्ति ये पूर्वाभास क्यों होता है, पूर्वानुमान क्यों होता है। तो पूर्वानुमान के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा ही जिम्मेदार है और केतु। चंद्रमा एवं केतु। केतु दो ही ग्रह हैं।
और भावनाओं को पहचानने की क्षमता, संवेदनशीलता और संवेदनशीलता को पहचानने की क्षमता चंद्रमा के पास में सबसे ज्यादा है। आप देखते हैं तो पाएंगे कि कर्क लग्न के लोग अन्य लग्नों के बजाय थोड़ा ज्यादा ही भावुक होते हैं और संवेदनशील होते हैं। आकलन करने की क्षमता, किसी की व्यक्ति के भाव भंगिमा को देखकर उसके मनोभाव को पढ़ लेना, यह चंद्रमा का ही गुण है। कर्क लग्न के व्यक्ति साधारणतया बहुत ज्यादा कल्पनाशील भी होते हैं। अत्यधिक कल्पनाशील व्यक्ति कर्क लग्न के व्यक्ति होते हैं। कर्क लग्न वाले के पास में अंतर्ज्ञान काफी होता है, यानी कि मानसिक शक्ति एक अलग प्रकार की होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का ही प्रतिरूप है और चंद्रमा लग्न से भी है। जल तत्व की जितनी राशियां होती है वे सभी संवेदनशीलता के प्रतीक हैं, परंतु जल तत्व के राशि जो यह वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं, जो संवेदनशीलता को नहीं जानते न पहचानते। देवगुरु बृहस्पति दूसरे यहाँ 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि के स्वामी बनते हैं, जो संवेदना के ग्रह नहीं है। यह जो कर्क लग्न है, कर्क राशि भी जल तत्व की राशि, कल्पनाशील राशि, और चंद्रमा भी उसी प्रकार का है, जल तत्व का ही, इसलिए थोड़ा प्रधानता बढ़ जाती है। हम ऐसे कह सकते हैं, और दूसरा अन्य कारण भी हो सकता है। इसके अंतर्ज्ञान यानी कि पूर्वाभास होने के मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी संवेदनशीलता है, दूसरे की विचारों को भांप लेने की क्षमता, विचारों को भांप लेता है और अपना कल्पना से कुछ जो बोल देता है तो उसी के आधार पर बोलता है, जिससे सत्य होने की संभावनाएं बनती है। क्या आपके नजरों में कोई कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? जी गुरु जी, काफी लोग हैं। क्या यह जो बातें हमने कहा, क्या उन पर लागू हो रहा है? हाँ गुरु जी, मैंने अनुभव किया है कि उनके पास किसी बात को पूर्वाभास करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है, और किसी बात को अगर वो बुरा मान जाए या अच्छा मान जाए तो जल्दी भूलते भी नहीं है वो। नहीं, संवेदनशील होते हैं। जी गुरु जी। इसलिए जब बातें चंद्रमा पर ही हो रही है तो अन्य ग्रहों की युतियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा के साथ यदि मंगल हो यहाँ पे तो उत्तम योग हो जाता है। यह चंद्र मंगल योग भी हो गया। यह क्या हो गया? चंद्र मंगल योग हो गया, तो अच्छा बात है, और रोचक योग का भी निर्माण हुआ। ये अच्छी बात है। मंगल की, चंद्रमा एवं मंगल दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ना, यह अस्थाई संपत्ति को वृद्धि करने वाला होता है। अगर यहीं पे सूर्यदेव हो जाए तो कर्क लग्न में सूर्यदेव का जो सूर्य एवं चंद्रमा की युति जो अधम योग होता है वह निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव अपने उच्च राशि के होते हैं और उस सूर्यदेव में थोड़ी शालीनता आ जाती है, यानी कि चंद्रमा की रश्मियां तो पूर्ण क्षीण हो ही गई, लेकिन उनके रश्मियों की शीतलता सूर्य की रश्मियों में कुछ मेल खा ही जाता है, चला आता है, जिसके कारण सूर्य में शीतलता आ जाता है। और 10म भाव में सूर्य उच्च का हो और थोड़ा शीतलता वाली बात आ जाए तब तो यह बहुत ही सुंदर हो जाता है। हाँ,
यदि यही चंद्रमा एवं बुध की युति हो तो हमने कहा था कि किसी भी भाव में हो चंद्रमा बुध की युति उतना नुकसानदायक नहीं, परंतु हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि दसम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना उतना खराब नहीं जितना छठे भाव के स्वामी का दसम भाव में आ जाना। जी गुरु जी। दसम भाव के स्वामी यदि तीसरे भाव में चले जाते हैं तो थोड़ा संघर्ष परेशानियां बढ़ती है, इसकी ऊपर करते व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, लेकिन छठा भाव तो बीमारी का शत्रुओं का है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में दृश्य अदृश्य शत्रु रहते ही रहते हैं, कार्यों में भी समस्याएं आती है। अगर यही चंद्रमा एवं गुरु की युति हो जाती है तो यह गजकेसरी योग का भी निर्माण करते हैं। जब गजकेसरी योग बन गया और यह 10वां भाव राजनीति का भी है, अच्छी राशि है, मेष राशि है, अच्छा फल। लेकिन थोड़ी बड़ी समस्याओं के साथ में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खष्टेश भी है। शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव यहाँ पर केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में ही है, चंद्रमा से युक्त हो गए, उच्चाभिलाषी। यह भी संपन्नता के लिए अच्छा योग। हाँ, यहाँ चंद्रमा एवं शनि की यदि युति होती है तो यह अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टमेश भी है तो सप्तमेश भी है, और चंद्रमा शनि की युति यह अच्छा नहीं। चंद्रमा एवं राहु की युति भी यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती दशम भाव में, खास करके कर्क लग्न के कुंडली में। चाहे चंद्रमा केतु की ही युति क्यों ना हो, अच्छे नहीं माने जाते। अभी यदि किसी सदस्य को यदि कोई अपने प्रश्न हो तो रख सकते हैं, बोल सकते हैं। गुरु जी अगर शनि अष्टम भाव में बैठा हो और वहां से चंद्रमा को देखे तो कार्य क्षेत्र में पीड़ा दे सकता है उसको? हाँ, यहाँ शनि के द्वारा दोनों ही काम खराब हो गए, यानी कि माहौल भी खराब हो गया, क्योंकि शनि की वहां पर नीच की राशि भी तो है, और चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्रमा और शनि की परस्पर संबंध के कारण विष योग होता है, यह संभव नहीं है। केवल शनि के द्वारा जब दृष्ट चंद्रमा हो जाता है तो मन में विष उत्पन्न कर देता है। मन शनि को देखे, चंद्रमा यदि शनि को देख रहा है तो उससे नुकसान नहीं है, लेकिन शनि चंद्रमा को देख रहा है वह नुकसान है, या सान्निध्यता है। तो यहाँ पर तो शनि चंद्रमा को देख ही रहा है ना, पीड़ित तो चंद्रमा ही होना है। चाहे चाकू के ऊपर से आप कद्दू डाल दें या कद्दू के ऊपर से चाकू डालें, कटना तो कद्दू को ही है ना, चाकू का क्या प्रभाव है। तो वही चंद्रमा को कद्दू समझे और शनि को चाकू। अगर द्वितीय भाव में शनि राहु की युति बन जाए, मतलब द्वितीय भाव में शनि राहु की युति हो तो कैसा रहे गुरु जी? यहाँ पे ये तो किसी भी प्रकार से उत्तम नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति पैसे संजो नहीं पाएगा, व्यक्ति पैसे उधार लेकर के अपना काम करेगा। हाँ, बाद में उस पैसे को चुका भी सकता है यदि शुभ ग्रह से दृष्ट है तो। कोई भी नया काम करेगा तो उसमें पैसे उधार लेने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों गुरु जी? तो क्या ऐसी बात है? हाँ जी, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्यों गुरु जी? ऐसे कारण 2-3 कारण हो जाते हैं। एक राहु जो हमारे ज्ञान को भ्रमित करता है, दूसरा भाव हमारे ज्ञान का भी है, विद्या की निपुणता है, वह भ्रम में डालता है। एक दूसरा भाव हमारा बचत भी है, जहाँ पे शत्रु राशि के ग्रह शत्रु राशि में बैठ गए शनिदेव जो अष्टमेश भी हैं।
यदि सप्तमेश रखते हैं तो वह सप्तमेश अपने भाव से 8वें जाके बैठ गया शत्रु राशि में, वह भी ठीक नहीं है। शनि दुखों का कारक है, कर्ज का भी कारक है, इस वजह से शत्रु राशि में शनि के होने के कारण। हाँ, यदि सूर्य देव अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, शुभग्रह से दृष्ट हो, तो स्थितियों में कुछ सुधार हो सकता है, कमी हो सकती है। जी गुरु, सूर्यदेव तो मीन राशि में बैठे हैं। हाँ जी, सूर्यदेव मीन राशि में बैठे हैं, जी तो फिर समस्या कम कहाँ होगा। जी गुरु, समस्या वो जो अपने से हाँ जी, जी, तो अपने राशि से वो भी अष्टम होंगे, वो अष्टम हो उसी गए। उसी राशि से अष्टम होंगे। इसलिए गूढ़ ज्ञान को प्राप्त, मतलब वो जैसे एकादश कुंभ राशि को देख रहा है वहां पे, तो वो थोड़ा सा गहन विषयों को जानने वाला, या हाँ 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 हाँ, यह तो इंश्योरेंस वगैरह में काम कर सकता है। हाँ, तो इंश्योरेंस ऐसे वगैरह में काम कर सकता है। गूढ़ विषयों के जानने के लिए मन में जिज्ञासा हो सकती है। कभी कभी ऐसा हम लोगों ने फलादेश किया नहीं है कि यह सूत्र बन रहे हैं या फलाने विषय वस्तु के लिए हानि करते हैं, और यही सूत्र अगर फलाना प्रश्न हो तो लाभ दे सकते हैं। जी गुरु जी, बताइए गुरु जी, भाव क्या लोग। हाँ, अब दूसरे भाव के शनि है तो हम कह सकते हैं कि अपनी लोकप्रियता इसके व्यक्ति के पास में काफी होगा, मित्र मंडली काफी होंगे, बड़े होंगे, जान पहचान मित्रता काफी लोगों से हो सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर भी आता है, तो चौथा भाव लोकप्रियता का भी है। आय के मामले में थोड़े स्वार्थी स्वभाव के होंगे, अपनी निजी हितों को देखकर केवल कमाने वाले होंगे, दूसरे के लिए उतना नहीं। ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि शनि की मित्रवत दृष्टि 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही। कमाएंगे लेकिन धन का बचत अकॉर्डिंग टू आय बचत नहीं होगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि अपने अपने जगह पर शत्रु राशि में बैठे। तो कम से कम जो ग्रह जहां जहां देखते हैं उसका भी तो फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही कही।